हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 28 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले आपके एग्जाम्स में कभी पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम आज की इस कक्षा की। आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आज के दिन मनाया जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो आपको क्या लिख देना है? तो आपको टाइप कर देना है 28 जुलाई 2024। हालांकि यहाँ यहाँ पे 2024 नहीं लिखना था, तो नॉर्मल अब की बार कह सकते हैं। ठीक है, जो अब की बार मनाया जा रहा है तो वो 2024 आएगा। लेकिन हर साल अगर लिखा जाए तो आपको लिख देना है 28 जुलाई। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? जाहिर सी बात है, विश्व यानी कि पूरे विश्व में, और प्रकृति के बारे में तो आपको पता है, नेचर यानी इस नेचर में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, फ्लोरा और फोना रहते हैं, उन सब के बिना ये प्रकृति अधूरी है। अगर हम फ्लोरा और फोना को बचा पाएंगे तभी सही मायने में हम प्रकृति की रक्षा कर रहे होंगे। जैसे जल, जंगल, जमीन, ये डायलॉग आपने सुना होगा ना। इन तीन तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही हुए हैं जहां यह तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में हो। और भारत में तो आपको पता है, जंगल भी है, जमीन भी है और जल भी है। तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। और ये जो एक दिवस मनाने की जो पद्धति है, इसीलिए है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर अगर देखें तो मानव ने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है। जैसे जैसे वो नई नई टेक्निक का विकास करता चला जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं प्रकृति को बड़ा ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वो अपने फायदे का ही देखता है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं इंसान, इन इंसानों में ही आपको दो गुट दिखाई देंगे। एक वो लोग जो कहेंगे कि हमें कोई मतलब नहीं किसी से, हमें चाहिए पैसा। ठीक है, प्रकृति, हमें कोई मतलब नहीं प्रकृति से। दूसरे लोग उन्हीं इंसानों में से निकल कर आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, प्रकृति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रकृति बिना कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी प्रजाति की बात कर रहे हों, बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। चलो विलुप्त हो चुकी हैं उनकी तो चलो बात हम एक बार ना भी करें, लेकिन जो विलुप्त हो रही हैं कम से कम उन पर तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बातें, है ना। तो विलुप्त होते जीव जंतु, वनस्पतियों की रक्षा करना इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। अगर हम इस प्रकार का कोई प्रण लेते हैं इस दिन, तो आप कह सकते हैं इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं संपन्न हुआ। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। जैसे एक आपने सम्मेलन का नाम सुना था, पृथ्वी सम्मेलन। यानी वो जो सम्मेलन था वो इसी दृष्टिकोण को मायने में ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था ब्राजील में, जिसमें 174 देशों के आसपास वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है ना। तो लोगों को, सभी देशों को ये सुझाया गया कि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जी ही नहीं पाएंगे।
अगर हम प्रकृति का विनाश कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वो बाकी ग्रहों के जैसा हो जाएगा, जीवन चक्र नष्ट हो जाएगा, हम कहाँ जीवित बचेंगे। ठीक है ना। तो ज्यादा इतना भी नहीं डूब जाना है विकास में कि हम ये भूल जाएं कि हमारी जड़ें जो हैं वो यही प्रकृति है। ठीक है। तो जल जंगल और जमीन, इन तीनों का हमें बेहद ख्याल रखना है। फ्लोरा और फोना का भी हमें बेहद ख्याल रखना है। और आज के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। चलो कोई बात नहीं, दोनों ही इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएगा। अब की बार ये तो चलो प्रत्येक वर्ष नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2024 काट दीजिए। चलो अब बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको लिख देना है 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना, ताकि लोगों को इससे शीघ्र निदान मिले, इसकी रोकथाम कैसे हो, हेपेटाइटिस का उपचार किस प्रकार से हो सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी लोगों को देना, यही एक उद्देश्य है इसका। ठीक है ना। ताकि लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो हमें इस प्रकार से बेहतरीन प्रयास करने में क्या ही दो राई है ना। तो इस प्रकार से जैसे हम बात करें, अब मैंने अभी एग्जांपल दिया था, नई नई टेक्नोलॉजी का विस्तार हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी आपको पता है फैली हैं। हमारा खान पान जो है पहले की मुकाबले अगर देखा जाए तो कहाँ इतना स्वस्थ रहा है ना। तो हालांकि जैसे हम WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी वायरल हेपेटाइटिस के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। उन्होंने 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के तौर पर हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उनका भी अपना संकल्प है, लेकिन हमें क्या है, हमें व्यक्तिगत रूप से लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो एक प्रयास हमारा भी हो, एक आपका भी हो, और मैंने अगर आपको बताया, आप किसी और को बताएंगे, करते करते वो कहते हैं कारवां बनता चला जाएगा और लोग जागरूक होते चले जाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास हमें करना ही चाहिए। तो इस प्रकार हेपेटाइटिस के बारे में आप जागरूक रहिए, इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए। ये एक ऐसी संक्रामक बीमारियों का समूह है जिसमें आप कह सकते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। तो हेपेटाइटिस एक ऐसा संक्रामक रोग है जो छूने मात्र से फैल जाता है। ठीक है ना। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को अगर यह रोग हो जाए तो उसे बिल्कुल अलग रखा भी जाता है और नहीं भी रखा जाता। लेकिन जैसे हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में तो बिल्कुल भेदभाव सा करने लग गए थे लोग, है ना। तो इस प्रकार से तो इतना भी ज्यादा नहीं होता है। एक सांत्वना नाम की भी कोई चीज होती है कि हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से ठीक है, तो सावधानियां बरतेंगे अगर हम इस प्रकार से, तो बेहतरीन प्रयास हम कर सकते हैं। एक प्रकार की यकृत में सूजन आ जाता है तो वही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में ये बातें पता होनी चाहिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनका आज जन्मदिन है। इनके बारे में तो आपने बखूबी सुना है, इनका नाम है धनुष। ये हमारे भारत के क्या हैं, एक अभिनेता हैं। और हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक आपको क्षेत्र मिलेगा चेन्नई, उसी क्षेत्र में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तमिल, मेन तो ये तमिल क्षेत्र में जाने जाते हैं। 28 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जो रजनीकांत हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी ऐश्वर्या से इनकी शादी हुई। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताइएगा, धनुष की पहली फिल्म थुल्लुवधो इल्लमलई ये किस वर्ष रिलीज हुई थी। तो अगर आपने लिखा होगा ना 2002, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। तो ये इनकी पहली मूवी थी जो कि 2002 में
आई थी। उसके बाद में पोला धवन नाम से 2007 में, यार्दिनी मोहिनी 2008 में आई। फिर करते करते आदू कलम 2010 में उनकी भूमिका में अनेकों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनको ये पुरस्कार भी मिला। ठीक है, फिर ये बॉलीवुड में भी आए थे। और 2011 के आसपास में अगर आपको याद हो, एक बड़ा ही फेमस गीत चला करता था, वाई दिस कोलावेरी डी, यूट्यूब पर बड़ा ही फेमस सॉन्ग था वो, इन्हीं की मूवी का था वो गीत, है ना, धनुष का वो। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये तो इनकी जो तमिल मूवीज हैं उनके बारे में बात की। इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कब की थी? हिंदी भाषा में 2013 में बॉलीवुड की एक मूवी थी रांझना, उसमें इन्होंने शुरुआत की थी। तो बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो इनको 13 SIIMA पुरस्कार मिले हैं, 9 इनको विजय पुरस्कार मिले हैं, 7 इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण के, है ना, 7 मिले हैं। तो इनको 5 विकटन पुरस्कार मिले हैं, 5 विकटन पुरस्कार। और इनको 5 एडिशन पुरस्कार मिले हैं, 4 इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, 2 अभिनेता के रूप में और 2 एज ए एक्टर, सॉरी एज ए निर्माता आप कह सकते हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। चलो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है। इनका नाम है त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। दुनिया भर में सिख समुदाय के हकों के लिए लड़े, उनके लिए कार्य किया और इसी वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, इनका जन्मदिन है, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए जी, इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। त्रिलोचन सिंह को किस वर्ष भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आपने अगर लिखा होगा 2021 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ज्ञानी जेल सिंह के ये प्रेस सचिव रहे थे, त्रिलोचन सिंह प्रेस सचिव। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से। तो आज इनका महत्वपूर्ण दिवस है और इनका जन्म कहां पर हुआ था? झेलम क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो एरिया कहां पड़ता है? तो वो पाकिस्तान में है वो एरिया। ठीक है, 1983 से लेकर 1987 तक वो भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के रूप में कार्य करते रहे। इन्होंने और भी कई संगठनों में कार्य किया। दिल्ली पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे। राज्यसभा के लिए चुने गए थे ये 2004 में। ठीक है, चलिए जी, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इनका जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 मई 1994 को हुई। ये कौन सी पार्टी के राजनेता थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। और आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ये। कब से कब तक रहे? 1964 से 1971 तक आंध्र प्रदेश के सीएम थे ये। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है तो फिर आप किनका नाम लिखेंगे? वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? अगर आपने लिखा होगा नारा चंद्रबाबू नायडू का नाम तो आपने बखूबी अच्छा लिखा है। ये टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और इनकी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में 16 सीटें हासिल की थी
और विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल किया था। और ये टोटल 4 बार सीएम बन गए हैं। ये इनका चौथा टाइम पीरियड है आंध्र प्रदेश में। 2 बार तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद ये सीएम बन गए हैं, और 2 बार पहले जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था उस समय। टोटल 4 बार आपको लिख देना है। एम के स्टालिन के बारे में अगर लिखा जाए तो ये वर्तमान में कहाँ के हैं सीएम, ये तमिलनाडु के हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में अगर बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के हैं। जब आपसे पूछा जाए कि एन रंगास्वामी ये कहाँ के हैं, इनके बारे में आप कमेंट में बताएंगे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। ये चेहरा रहा नारा चंद्रबाबू नायडू के बारे में मैंने आपको बताया। अब जैसे हम बात करते हैं नारा चंद्रबाबू नायडू के साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वहां के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, क्या आप बता सकते हैं? चेहरा तो आपने देख लिया, अब आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा एस अब्दुल नाजीर तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और जब हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के हैं, तो ये केरल के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र की बात की जाए तो ये वर्तमान में राजस्थान के सीएम हैं। और सीपी राधाकृष्णन के बारे में आप कमेंट में बताइएगा कि ये वर्तमान में कहाँ के सीएम नहीं राज्यपाल हैं। तो ये सभी राज्यपालों के नाम हैं। टाइपिंग तो सही है लेकिन बोलने में थोड़ी हो सकता है गलती हो गई हो, ठीक है ना। तो राज्यपाल हैं वो सभी। चलो जी, अब हम उनके बारे में भी जान लेते हैं जिनकी क्या है आज पुण्यतिथि है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, बताएंगे नहीं, चलो अब तो पता लग ही गया, कोई बात नहीं। द वाई वाई गर्ल पुस्तक की रचना किसने लिखी? एक बेहतरीन लेखिका जिनका नाम क्या है महाश्वेता देवी। तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है, ये है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, इनकी आज क्या है पुण्यतिथि है। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था ढाका में। और उस समय आपको पता है ढाका हमारे भारत का हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बांग्लादेश में पड़ता है एरिया जहां पर इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 28 जुलाई 2016 को हुई थी। कहां पर? कोलकाता में। और ये जो कोलकाता है ये हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। महाश्वेता देवी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुकी हैं। ये एक उपन्यासकार रह चुकी हैं, ठीक है, एक निबंधकार रह चुकी हैं हमारे भारतवर्ष की। इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी? तो इन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी और बांग्ला भाषा में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, क्योंकि बांग्ला क्षेत्र में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जैसे अगर आपने रचनाओं की बात करें, ग्राम बंगला, झांसी की रानी, ये रचनाएं सारी इन्हीं की हैं। 1084 की माँ, ये भी रचना इन्हीं की है। इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेमन मैगसेसे पुरस्कार ये इनको कब दिया गया था? 1977 की बात है। 2 साल बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये इनको कब दिया गया था? तो 1979 की बात है। 2 साल बाद इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1986 में। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1996 में। और फिर भारत सरकार ने सोचा कि इनको एक पुरस्कार और दिया जाना चाहिए और इनको फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कब किया था? 2006 में। तो इस प्रकार महाश्वेता देवी के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। इनके बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी ना, इनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध थी कि उनकी रचनाओं पर कई मूवीज भी बन गई। जैसे संघर्ष नाम की मूवी आपने देखी होगी, है ना। तो इस प्रकार माटी माई, तो इनकी कृतियां इतनी महत्वपूर्ण रही कि मूवीज भी बना दी लोगों ने।
तो चलो अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, इनका नाम क्या है। चलिए पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। नंदू नाटेकर इनका नाम है, इनको अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। नंदू नाटेकर, अगर आपने इनके बारे में लिखा होगा कि 1961 में इनको ये पुरस्कार दिया गया तो बहुत ही अच्छी बात है। नंदू नाटेकर ये हमारे भारतवर्ष में किस रूप में प्रसिद्ध हुए? हमारे भारत के ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक रहे हैं ये। सबसे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था, तो फिर किसका नाम आएगा? नंदू नाटेकर का नाम आएगा। इनका जन्म 12 मई 1933 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2021 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कुछ टाइम इन्होंने क्रिकेट भी खेला था, टेनिस भी इन्होंने खेला, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़े स्तर तक नहीं खेले, जूनियर स्तर तक ये खेले थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार जो है उसे हम कहते हैं अर्जुन पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1961 में। वही बात क्लियर। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके बारे में बातचीत करने के लिए। इनका नाम भी शायद आपने सुना होगा, डॉन कूपर। डॉन कूपर रॉय इनका नाम है और इनका जन्म 10 नवंबर 1954 को हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2019 में हुई थी। ठीक है ना। ये किस रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, और मेघालय में वो पार्टी बड़ी प्रचलित है, और उसी पार्टी के ये क्या रहे? नेता रहे। और मेघालय के ये सीएम भी रहे। कौन से नंबर के सीएम रहे? 10वें सीएम थे ये। कब से कब तक? 19 मार्च 2008 से लेकर 18 मार्च 2009 तक ये मेघालय के सीएम रहे। तो ये तो हुए पूर्व सीएम की बात। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री, वर्तमान में सीएम कौन है, तो फिर आप किनका नाम बताएंगे? अगर आपने लिखा होगा कोनराड संगमा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कोनराड संगमा मेघालय के वर्तमान में सीएम हैं। विष्णुदेव साय की बात की जाती है तो ये वर्तमान में कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। सिद्धारमैया की बात की जाए तो ये वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं। लालू दुहोमा के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि लाल दुहोमा किस राज्य के सीएम हैं। चलिए अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? काजी लेंडुप दोरजी। काजी लेंडुप दोरजी इनका नाम है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 28 जुलाई 2007 को हुई थी। और कहाँ पर ये जन्मे? तो सिक्किम में ये जन्मे थे। और ऐसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली ये वहाँ के व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रहे ये, और सिक्किम के पहले सीएम बने। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो नाम आता है काजी लेंडुप दोरजी का। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब से कब तक रहे थे, तो 16 मई 1974 को ये सीएम बने वहाँ के, और 17 अगस्त 1979 तक ये क्या रहे थे? सिक्किम के पहले सीएम के रूप में कार्यरत रहे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सीएम के वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर किसका नाम आएगा? सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री काजी लेंडुप दोरजी। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री अगर आपने लिखा होगा प्रेम सिंह तमांग, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। प्रेम सिंह तमांग कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एसकेएम। एसकेएम के सुप्रीमो हैं प्रेम सिंह तमांग,
और इन्होंने अभी विधानसभा के चुनाव में वहां पर बहुमत हासिल किया और ये दूसरी बार सीएम बने हैं सिक्किम के। ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर द हिंदू ने प्रकाशित की थी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ऑन June 10 took oath as Chief Minister of the Himalayan state for the second consecutive term। दूसरी बार ये वहां के क्या बने हैं, सीएम बने हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। और इनको शपथ किसने दिलवाई थी, तो जाहिर सी बात है सीएम को शपथ दिलवाता है उस राज्य का राज्यपाल। तो सिक्किम के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो सीएम को शपथ किसने दिलाई थी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि वर्तमान में वहां पर राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। अभी जब हम लोकसभा की बात कर रहे थे तो लोकसभा चुनाव हुए पूरे भारतवर्ष में 543 सीटों पर। उसी समय 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, और वो 4 राज्य कौन कौन से थे। एक का तो नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नारा चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, और मोहन चरण मांझी बीजेपी की तरफ से ओडिशा के सीएम बने। पहली बार ओडिशा में बीजेपी के कोई सीएम की बात हो रही है ना। उससे पहले तो आपको पता है बीजेडी की सरकार चला करती थी, बीजू जनता दल। पेमा खांडू ये भी बीजेपी पार्टी के हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम बने। और ये अरुणाचल प्रदेश के कौन सी बार सीएम बने हैं, तो ये तीसरी बार सीएम बने हैं अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी की तरफ से। और ये पहली बार बने हैं मोहन चरण मांझी, जो कि एक आदिवासी नेता हैं। नारा चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार बने हैं, आंध्र प्रदेश के 4 बार बने हैं। तेलंगाना 2014 में अलग हुआ, और तेलंगाना के अलग होने के बाद भी दूसरी बार ये सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि तेलंगाना अलग हुआ, ये बात हम काट दें, सिंपल ये रखें कि आंध्र प्रदेश के कितनी बार सीएम रह चुके हैं, चौथी बार बने हैं ये। ठीक है, नारा चंद्रबाबू नायडू चौथी बार सीएम, मोहन चरण मांझी पहली बार, प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार, पेमा खांडू तीसरी बार सीएम बने हैं। ठीक है, क्रमशः राज्यों के नाम आप यहां पर देख लीजिए। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कक्षा की आपको PDF नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, शेयर चैट, जोश, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, X एटसेट्रा। एड्यूरोही आपको सर्च करना है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।